जय हिंद। यूट्यूब के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी की श्रृंखला में अध्याय 8। क्या पढ़ेंगे? अध्याय 8 में है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं बिना देर किए। जानते हैं लोहे के औजार और खेती के बारे में। सबसे पहले लोहे के औजार। लोहे के औजार जो है यानी लोहा का प्रयोग कब से शुरू हुआ है? तो लोहे का प्रयोग जो है शुरुआत देखा जाए तो 3000 साल पहले से, यानी कि वैदिक युग से ही लोहे का प्रयोग शुरू हो जाता है। तो लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है लोहे का प्रयोग। लोहे की चीज़ें हमारी जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग जो है लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। कितना साल पहले? 3000 साल पहले जो है शुरू हुआ था लोहे का प्रयोग, यानी वैदिक काल से लगभग। तो महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले, यानी 3000 साल पहले जो महापाषाण कब्र होता था, इसके बारे में हम लोग अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। यदि नहीं देखें तो जा कर के पहले देखिए, पढ़िए, उसके बाद इस क्लास को करें। तो लोहे के औजार के जो है हथियार महापाषाण कब्रों में मिले हैं, बड़ी संख्या में मिले हैं। तो लोहे का प्रयोग यदि आपसे पूछा जाए कितना साल पहले, तो क्या बताइएगा? 3000 साल पहले। 3000 साल पहले जो शुरू हुआ था। फिर भी देखा जाए तो करीब 2500 साल पहले इसमें कुछ उपयोग में वृद्धि होती है, यानी उपयोग बढ़ जाता है। तो 2500 साल पहले जो है लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। कितना साल पहले? 2500 साल पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण हमें देखने को मिलता है। इनमें भी देखा जाए जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ का प्रयोग होता है, लोहे के कुल्हाड़ी, और जुताई के लिए हलों के फाल का प्रयोग मिलता है। अध्याय 5 में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से जो है कुल्हाड़ी जुताई के लिए हल के फाल का, यानी जो लकड़ी के फाल का प्रयोग होता था, अब लोहे के फाल का प्रयोग होने लगा। उससे क्या हुआ कि उपज बढ़ गई, और जहाँ पे धान को यानी बीज बिखेर दिया जाता था, क्या परिवर्तन होता है कि अब पहले रोपण, धान का रोपण शुरू होता है। कौन से काल में? लगभग 2500 वर्ष पहले ही। तो उससे क्या होता है, उससे भी जहाँ कुछ पौधे मर जाते थे और उसके कारण अब कुछ अधिकतर पौधे जीवित रह जाते हैं, जिससे क्या हुआ, उपज बढ़ गई। तो ये परिवर्तन के बारे में हम लोगों ने अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं। ठीक, तो करीब 2500 साल पहले जो लोहे के औजार में बढ़ते प्रयोग का प्रमाण हमें यहाँ से देखने को मिलता है। जंगलों की सफाई के लिए कुल्हाड़ियों का प्रयोग, जुताई के लिए हल के फाल शामिल है। तो कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए जो कदम था, अन्य कदम, एक तो कदम क्या था कृषि के उत्पादन बढ़ाने के लिए? एक लोहे के फाल का प्रयोग होने लगा था, और दूसरे अन्य कदम क्या हो सकते? सिंचाई। तो सिंचाई के लिए यहाँ जो है नहर का निर्माण किया गया। तो समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। यदि गांव समृद्ध है तभी तो राजा को टैक्स देगा, तभी तो राजा रह पाएंगे। तो गांव के समृद्ध के बिना राजाओं का जो है बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार, रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, नए औजार का प्रयोग और रोपाई जो महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई है। यानी सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुआ है, किसमें? तो उत्पादन बढ़ाने में, कृषि के विकास में। तो इस समय सिंचाई के लिए नहरें, क्या था? नहरें, कुएँ, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। यानी नहर बनाया गया, नहरों का निर्माण किया गया, कुएँ बनाए गए और तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? औजारों की सूची में इन चित्रों के नाम चुनो। हसिया, हसिया चुनना है, कुल्हाड़ी और सड़सी। ये देखिए कुल्हाड़ी है, ये हो गया हसिया, होगा हसिया ये है, सड़सी ये होगा। ठीक, तो सिंचाई के लिए क्या क्या करवाए थे? नहर खुदवाए गए, कुएं बनवाए गए, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनवाए गए। अब जानते हैं कि गांव में कौन रहते थे। गांव में जो है कौन लोग रहते थे।
और रेगुलर क्लास में बने रहें दोस्तों, बिल्कुल समझ में आएगा। क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करें और बुक जरूर पास में रखें एनसीईआरटी। देखिए गांव में जो है कौन लोग रहते थे, तो इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों में, इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। कितने तरह के? 3 तरह के लोग जो है रहते थे। तीन तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को बेलल्ला कहा जाता था। देखिए जो दक्षिण क्षेत्र, पहले दक्षिण क्षेत्र यानी तमिल क्षेत्र, तमिल क्षेत्र में जो बड़े भूस्वामी होते थे उनको क्या बोला जाता था? बेलल्ला। और साधारण हलवाहों को उनवार और भूमिहीन मजदूर को दास कडेसियार और अदिमई कहलाते थे। जो भूमिहीन मजदूर थे उन्हें दास कडेसियार बोला जाता था या अदिमई कहलाते थे। तो 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में जो है बड़े भूस्वामियों को क्या बोला गया है? बेलल्ला। और साधारण हलवाहों को उनवार और भूमिहीन मजदूर को दास कडेसियार बोला गया है। और देश के उत्तरी हिस्से में, अब बात करते हैं देश के उत्तरी हिस्से में, तो गांव का प्रधान व्यक्ति जो होता था उसे क्या बोला जाता था? ग्राम भोजक। गांव का प्रधान व्यक्ति को क्या बोलते थे? ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि जो ग्राम भोजक का पद था वंशानुगत था। जब एक ही परिवार के लोग एक के बाद उसका बेटा फिर उसका बेटा इस तरह से चलते रहे, उसे क्या बोलते हैं? वंशानुगत। तो अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर जो है कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी यह पद कैसा था? वंशानुगत था, यानी यह पद जो था वंशानुगत था। ग्राम भोजक के पद पर कौन लोग होते थे? तो आमतौर पर गांव के जो बड़े भूस्वामी होते थे वही ग्राम भोजक के पद पे कार्य करते थे। जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। साधारणतः इनकी जो जमीन होती थी इन पर दास और मजदूर लोग काम करते थे। तो ग्राम भोजक के पद पे कौन होते थे? तो जो समृद्ध भूस्वामी होते थे, बड़ा भूस्वामी, वो लोग ग्राम भोजक के पद पे होते थे। ग्राम भोजक का पद कैसा था? वंशानुगत था, यानी एक के बाद जो पीढ़ी दर पीढ़ी उसी का बेटा बैठता था इस पे शासन। तो ग्राम भोजक का पद जो था वंशानुगत था। और इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण, यानी ग्राम भोजक जो होता था बड़े भूस्वामी प्रभावशाली भी होते थे, तो होने के कारण राजा भी कर वसूलने के काम जो इन्हें ही सौंप देते थे। यानी बड़े भूस्वामी जो होते थे प्रभावशाली होते थे, शक्ति भी था इनके पास, तो इसी के कारण राजा जो क्या कहते थे कि आप जो है कर वसूलिए, तो राजा भी कर वसूलने का काम किन्हें दे देते थे? ग्राम भोजक को। और न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। देखो न्यायाधीश का भी, यानी गांव में न्याय करना है तो ग्राम भोजक करता था कोई, और कभी कभी पुलिस का काम भी यही करता था। कौन? ग्राम भोजक। तो ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते हैं। तो एक तो पद हो गया ग्राम भोजक का पद उत्तर में, उत्तर भारत में, और दूसरा है स्वतंत्र कृषक जिन्हें क्या बोला गया? गृहपति। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे, यानी गृहपति जो होते थे कौन होते थे? ज़्यादातर छोटा किसान। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं थी, और इसके अंतर्गत कौन आते थे? कुछ ऐसे स्त्री पुरुष भी थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं थे। इनमें दास कर्मकार आते थे। तो 3 प्रकार के लोग होते थे, उत्तर में भी और दक्षिण में। दक्षिण में 3 प्रकार के लोगों को क्या क्या बोला गया? जो बड़े भूस्वामी थे उन्हें बेलल्ला बोला गया, और जो साधारण हलवाहों को उनबार बोला गया, और भूमिहीन मजदूर को दास कडेसियार बोला गया या अदिमई। और उत्तर की तरफ जो एक था ग्राम भोजक, इनमें बड़े भूस्वामी होते थे ग्राम भोजक पे, इनका काम होता था न्याय भी कभी कभी करते थे, पुलिस का भी काम करते थे, और इन्हें ही राजा कर वसूलने के लिए दे देते थे कि आप कर वसूलिए। और दूसरा था अन्य स्वतंत्र कृषक जिन्हें गृहपति बोला गया। गृहपति इनमें कौन आते थे? तो ज़्यादातर छोटे किसान आते थे। और इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इसमें कौन आते थे? तो दास या कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरों के ज़मीन पर काम करके जो अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। यानी ये लोग जो थे दूसरों के ज़मीन पे काम करके अपनी जीविका चलाते थे।
अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। और अधिकांश गांव में लोहार भी होते थे, कुम्हार भी, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे, यानी बर्तन या कोई चीज़ बनाने वाला, जो वस्तुओं को बनाने वाला लोहार, कुम्हार ये सब भी होते थे। तो प्राचीनतम तमिल रचनाएं, प्राचीनतम तमिल रचनाएं, तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य बोला जाता है। जो तमिल की प्राचीनतम रचनाएं उसे क्या बोला गया? संगम साहित्य। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी। संगम साहित्य की रचना कितना साल पहले की गई? 2300 साल पहले की गई। संगम इसलिए कहा गया है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। यानी मदुरै में जो है कि कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया वो ये संगम साहित्य में पाए जाते हैं। तो याद रखना इसमें प्राचीनतम तमिल रचना कौन सा है, उसे क्या बोला गया है? संगम साहित्य। इनमें जो है 2300 साल पहले इसकी रचना की गई है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। क्या पढ़े हम लोग कि लोहे के औजार में खेती का प्रयोग, सबसे पहले लोहा का प्रयोग कितने साल पहले हुआ? तो 3000 साल पहले बोलना है। और कहाँ इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? तो महापाषाण कब्रों से मिलता है। लोहे के औजार और हथियार मिला है महापाषाण कब्र से। और 2500 साल पहले इसमें जो है बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। जंगलों की सफाई होता है, कुल्हाड़ियाँ का प्रयोग और जुताई में हाल का प्रयोग होता है। ये जो अध्याय 5 में पढ़ा चुके हैं। अब कृषि को उत्पादन बढ़ाने का एक और तरीका है सिंचाई, यानी सिंचाई के द्वारा भी कृषि के उत्पादन बढ़ सकता है। तो समित गांव के बिना राजाओं और उनके बने रहना संभव नहीं था, मुश्किल था। कृषि के विकास में नए औजार, रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे। उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए क्या क्या है? नहर, कुएं, तालाब, कृत्रिम जलाशय बनाए गए। और गांव में जो है कौन लोग रहते थे? तो 3 तरह के लोग रहते थे। इस समय जो है किस समय की बात कर रहे हैं? लगभग 2500 साल पहले। जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत, दक्षिण भारत में जो है 3 प्रकार के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में कौन कौन? बड़े भूस्वामियों को क्या बोला गया? बेलल्ला। और साधारण जो हलवाहा था उन्हें क्या बोला गया? उनवार। और जो भूमिहीन मजदूर थे उन्हें दास, कड़ेसियार या आदिमई कहलाते थे। और देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। जो गांव का प्रधान व्यक्ति होता था वो ग्राम भोजक कहलाता था। ग्राम भोजक का पद कैसा था? तो वंशानुगत था, यानी एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। और दूसरा पद क्या था? ग्राम भोजक का काम क्या होता था? तो इसका काम होता था कर इकट्ठा करना। क्या काम होता था? कर इकट्ठा करना। इसे ही राजा सौंप देते थे। और न्यायाधीश का भी काम करते थे गांव में, और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। और ग्राम भोजकों के अलावा और कौन लोग होते थे? अन्य स्वतंत्र कृषक, जिन्हें गृहपति बोला गया है। इनमें ज़्यादातर लोग छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे पुरुष स्त्री जो थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होता था, उन्हें दास कर्मकार आते हैं इसमें, जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। और अधिकांश गांव में लोहार, बुनकर, कुम्हार, बढ़ई इस तरह के लोग भी रहते थे, शिल्पकार भी रहते थे। प्राचीनतम तमिल रचना कितने साल पहले? 2300 साल पहले इनकी रचना की गई। इन्हें क्या बोला गया है? संगम साहित्य, संगम साहित्य बोला गया है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आपको क्लास अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। गुड बाय, धन्यवाद।